फ्रेंड्स, हम आज शुरू करते हैं पॉलिटी का शानदार सेशन। वेलकम टू आवर बीएचयू पाठशाला यूट्यूब चैनल। और आज हम बात करने वाले हैं संसद के पार्ट 2। इट मीन्स जो हमारा जो पहला वीडियो है संसद पे, पार्लियामेंट पे, वो कल का अपलोड हो चुका है। आप जाकर उसको देखेंगे। आज हम उसके आगे की बात करेंगे, कल जहां तक छोड़े थे। अब मैं उम्मीद करता हूं कि हम मेरी कल की सारी जो वीडियोस पे जो सारे टॉपिक्स हैं वो आप कवर करके आज की वीडियोस देखेंगे। शुरू करते हैं लोअर हाउस से। लोअर हाउस लोकसभा, आपको ये सीट ये पता होगी, मैक्स सीट में कल बता चुका हूं। और ये इलेक्टेड है। अभी प्रेजेंट में जितने भी इलेक्शन होता है वो ये सीट है, ठीक है। फिर आज हम बात करने वाले हैं, आप देख सकते हैं ये 4-5 टॉपिक्स हैं। इससे क्वेश्चंस बहुत आते हैं, ये आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट रेलिवेंट टॉपिक है। जैसे पहला आता है एलिजिबिलिटी। इससे पहले मैं आपको एक चीज बता देता हूं कि जो संसद के सदस्य हैं, संसद के सदस्य को ही सांसद कहते हैं। एक कहानी मैं बताता हूं कि एक बार एक फादर पढ़ रहा होता है न्यूज़पेपर, तो वो पढ़ रहा होता है कि सांसद यहाँ के मीटिंग में शिरकत किए ऐसे, या इस विदेशी दौरे पे गए। तो उनका बेटा पूछता है, पापा ये सांसद तो मुझे पता है, ये सांसद क्या होता है? तो फादर बोलते हैं कि बेटा ये सब नेता पनेता है, इनके कई नाम होते हैं, तो बता नहीं पाते। तो आपको मैं बता रहा हूँ, बेसिकली जो संसद के सदस्य होते हैं उनको सांसद कहते हैं। इन्हीं के जिसको हम इंग्लिश में एमपी कहते हैं, एमपी में मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, और इसी को हम हिंदी में कहते हैं सांसद। सेम कंसेप्ट आता है जब हम विधानसभा की बात करते हैं, अपने राज्य की विधानसभा के बाद। तो विधायक किसको कहते हैं? जो विधानसभा का सदस्य होता है उसको विधायक कहते हैं। तो इनमें आप कंफ्यूज मत होइएगा। अब आते हैं इन पे एलिजिबिलिटी पे। एलिजिबिलिटी का मीन्स हो जाता है, एक तो पहले एज होती है एलिजिबिलिटी में, और सेकेंड होता है कि वो किसी लाभ के पद पे ना हो, ऐसा। आपको इसमें ढेर सारा 4-5 पॉइंट मिलेगा, तो उसमें मैं मेनली 2 पॉइंट्स जो है मैं उस पर बात करता हूं। जो लोकसभा का मेंबर है उसकी मिनिमम एज कितनी होनी चाहिए? तो वो एज होनी चाहिए 25। मिनिमम एज 25 ईयर होनी चाहिए लोकसभा का सदस्य बनने के लिए। एलिजिबिलिटी में एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वो किसी लाभ के पद पे ना हो। लाभ के पद का मतलब क्या है? जैसे वो ऑलरेडी कोई गवर्नमेंट जॉब ना कर रहा हो, या कोई प्रोफेसर ना हो। आईएएस अधिकारी चुनाव नहीं लड़ सकता। अगर उसको चुनाव लड़ना है, अगर उसको पार्लियामेंट का हिस्सा बनना है, तो उसे वो जॉब छोड़नी पड़ेगी। इट मीन्स उसे रिजाइन देना पड़ेगा, तब वो लड़ सकता है। ये नहीं हो सकता है कि आप वो एक साइड जॉब कर भी रहा हो और चुनाव भी लड़ जाए। अगर वो जीत जाता है तो उसको वो जॉब छोड़नी पड़ेगी। इस चीज को आप समझिएगा। नेक्स्ट आते हैं टेन्योर पे। टेन्योर कार्यकाल। तो जो कार्यकाल लोकसभा का होता है वो 5 साल का होता है, बट ये 5 साल से पहले भी डिसॉल्व हो सकती है। और अगर आपातकालीन स्थितियां, जैसे इमरजेंसी में, जब अगर इमरजेंसी जैसी कंडीशन आ जाती हैं हमारे कंट्रीज में, तो ये बढ़ाई भी जा सकती है। फिर इसमें दूसरा जो आता है कि अगर एक बार जो एमपी जो है वो इलेक्ट हो गया, तो वो कितने सालों तक बना रहेगा? तो वो 5 सालों तक बना रहेगा। उम्मीद करता हूं आप ये सब जानते होंगे। नेक्स्ट आते हैं हम स्पीकर पे। स्पीकर, आपको पता होगा कि जो हमारी संसद है, जो लोकसभा सदन है, जो लोअर हाउस है, उसकी अध्यक्षता कौन करता है? वो स्पीकर करता है। और स्पीकर का काम मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, क्योंकि इस पे भी एक वीडियो चाहिएगा हमें बताने के लिए कि इसके काम क्या है, इसकी पावर क्या है। तो आज बेसिकली वो चीज जानते हैं जो संसद से रिलेटेड है, पार्लियामेंट से रिलेटेड है। तो स्पीकर क्या है? स्पीकर चुना जाता है। कौन चुनता है? तो जितने भी लोग जब इलेक्ट होते हैं, इलेक्ट होके आते हैं संसद में, तो इलेक्ट होके आते हैं, तो उनमें से एक स्पीकर, एक डिप्यूटी स्पीकर, ये दोनों लोगों का चयन वही सांसद मिलके करते हैं। और बेसिकली होता क्या है कि जो पार्टी ज्यादा सीटें लाई होती है वही अपने कैंडिडेट्स में से किसी, जो अगर सीनियर बेसिस पे या पॉपुलरिटी के बेसिस पे, उनको ये पद दे देती है। तो एक बहुत रेलिवेंट क्वेश्चन है, बार बार आता है, वो ये आता है कि फर्स्ट स्पीकर कौन थे हमारे संसद में? तो फर्स्ट थे जीवी मावलंकर। जीवी मावलंकर। अब इससे एक्स्ट्रा मैं आपको बताता हूं कि जीवी मावलंकर कहां से चुनाव जीते थे। जैसे कंस्टिट्यूंसी होती है, चुनावी क्षेत्र जिसको बोलते हैं, चुनाव क्षेत्र। चुनाव क्षेत्र का सीधा सा मतलब है वह क्षेत्र जहां से विधायक या सांसद चुने जाते हैं। वो एक निश्चित क्षेत्र होता है। जैसे बनारस के जो सांसद हैं ये मोदी जी हैं, तो
वो ये एक निर्धारित क्षेत्र है उनका, बनारस सीट वाइज, जैसे सीट वाइज आप कहते हैं। और नेक्स्ट आता है प्रेजेंट में कौन है, तो प्रेजेंट में स्पीकर, लोकसभा स्पीकर है ओम बिरला। ओम बिरला, ओम बिरला है। अब मैं ये भी बताता हूं इनका चुनावी क्षेत्र कहाँ है। तो जो इनका चुनाव क्षेत्र है, कंस्टिट्यूएंसी जो है वो कोटा है, कोटा। आप ये कोटा है, आप इसको ध्यान रखिएगा क्योंकि ये प्रीवियस कुछ एग्जाम्स में पूछता है कि आखिर वो कहाँ से चुने गए थे, और कोटा आखिर कौन नहीं जानता है कि कोटा कहाँ पड़ता है। कोटा राजस्थान में पड़ता है, जो नहीं जानता वो जान जाए। नेक्स्ट आते हैं हम डिप्यूटी स्पीकर पे। डिप्यूटी स्पीकर स्पीकर के नीचे होता है, ऑब्वियस सी बात है, डिप्यूटी स्पीकर है। इनका काम होता है इनका हेल्प करना, और इनके ना रहने पे, इनकी गैर मौजूदगी में इनका काम करना। और डिप्यूटी स्पीकर जो होता है, अगर इनको रिजाइन करना हो, सपोज दैट किसी रीजन से रिजाइन करना हो, तो ये अपना इस्तीफा इसको देंगे, और ये इनको रिजाइन करना हो डिप्यूटी स्पीकर को, तो ये स्पीकर को इस्तीफा देते हैं। ये कॉमन क्वेश्चन है। ये चीजें बहुत मतलब एक लाइन में पूछता है और ऑप्शन में दे देता है कि राष्ट्रपति को देंगे, प्रधानमंत्री को देंगे और स्पीकर को देंगे। तो ऐसे क्वेश्चन आते हैं। मैं क्वेश्चन आपको कराऊंगा इस लेक्चर वीडियोस के बाद। जैसे ही पार्लियामेंट खत्म होता है, जो मेरा नेक्स्ट टॉपिक होगा वो बिल्कुल इसी पे होगा कि कैसे क्वेश्चंस आते हैं। तो जो इसके फर्स्ट डिप्यूटी स्पीकर जो रहे हैं लोकसभा में, वो रहे हैं, आप इससे पहले आप ये जान जाइएगा कि हम इन दोनों की बात करेंगे हमेशा। जैसे हमने अभी यहाँ पे फर्स्ट की बात की है और यहाँ पे प्रेजेंट की बात की है, और यहाँ पे भी हम फर्स्ट की बात करेंगे और यहाँ प्रेजेंट की बात करेंगे। तो फर्स्ट में जो आते हैं वो आते हैं एम ए अयंगर। इनका फर्स्ट एम ए अयंगर, इनका नाम है एम ए अयंगर। और ये प्रेजेंट वाला जो ये अभी सीट वैकेंट है, क्योंकि जो बीजेपी गवर्नमेंट जब 2019 का चुनाव जीतती है, तो अभी तक उन्होंने किसी को इलेक्ट नहीं किया अपने बीच में से। एक चीज जानिएगा, ये सभी सांसद मिलकर अपने बीच से किसी एक को इलेक्ट करते हैं। तो ये अभी ये वैकेंट है, अब ये वैकेंट है, इसकी वजह से अभी आप इससे रिलेटेड क्वेश्चन नहीं आएगा, जहां तक मैं उम्मीद करता हूं। लास्ट टॉपिक जो है वो है प्रोटेम स्पीकर। प्रोटेम स्पीकर का मतलब जो होता है वो होता है एक ऐसा स्पीकर, ये एक्चुअली स्पीकर के ही पार्ट है। जैसे होता क्या है, सपोज दैट 2019 का चुनाव हुआ, और चुनाव होते ही जब एक पहली बैठक होती है संसद में, तो जब सभी सांसद सदस्य आ जाते हैं और उनको शपथ पत्र दिलाया जाता है, तो उस समय क्या होता है कि उस समय जब तक स्पीकर नहीं चुना गया रहता है, तब तक प्रोटेम स्पीकर चुना जाता है। और इसको चुनता कौन है? ये चुना नहीं जाता है, ये राष्ट्रपति द्वारा, प्रेसिडेंट द्वारा, प्रेसिडेंट इसको इलेक्ट करता है किसी एक को। अगर वो सीनियर है, सीनियर बेसिस पे मैक्सिमम किया जाता है, उसको इलेक्ट करता है। वो बस बहुत शॉर्ट टाइम के लिए, जब जैसे ही एक जो अस्थाई अध्यक्ष होता है, जब ये स्पीकर चुन लिया जाता है, वैसे ही इसका काम खत्म हो जाता है। आप ये समझिएगा, बस इसका काम है जब तक स्पीकर नहीं चुना जाता है, तब तक एक प्रोटेम स्पीकर चुना जाएगा। वो स्पीकर की तरह ही काम करेगा। जैसे ही स्पीकर चुन लिया जाएगा, वैसे ही इसका काम खत्म हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूं आपको लोअर हाउस का समझ आया होगा। अब हम आते हैं अपर हाउस पे। आप इसको फटाफट नोट कर लीजिए और एक समझ लीजिए एक बार। अपर हाउस, राज्यसभा। उससे पहले 2 पॉइंट मेरा छूट गया लोकसभा में, उसको आप नोट कर लीजिएगा। पहला है कि जो सबसे लॉन्ग टाइम तक लॉन्गेस्ट सर्विंग स्पीकर जो है वो बलराम झाखड़ है। आप उनको लिख लीजिएगा। जो लोकसभा के लॉन्गेस्ट सर्विंग, जो लंबे समय तक स्पीकर बने रहे हैं, वो बलराम झाखड़ है। और एक दूसरा चीज मैं भूल गया था, उसको भी आप ऐड कर लीजिएगा उसमें। जो लोकसभा वाला था सेशन, उसमें ये था कि जो लीडर ऑफ हाउस जो होता है वो प्रधानमंत्री होता है लोकसभा का, और एक ऑपोजिशन होता है लीडर ऑफ ऑपोजिशन। तो वो इसलिए नहीं है क्योंकि लीडर ऑफ ऑपोजिशन होने के लिए ओवरऑल सीट का 10% चाहिए। जैसे कि आपको मैं बताया था कि 45 है पूरी सीट लोकसभा की। अब इसका अगर आप 10% निकालेंगे तो आएगा
54.5 मतलब या 54-55 सीट होनी चाहिए, बट कांग्रेस की सीट मैक्सिमम कितनी थी? 52। इसलिए कोई ऑपोजिशन का लीडर नहीं है लोकसभा में, आप इसको कर लीजिएगा। अब हम आते हैं राज्यसभा पे, अपर हाउस पे। पहले मैं आपको पहले भी बता चुका हूं, ये आर्टिकल 80 में है, आप ये पहले बता चुका हूं। दूसरा कि ये कभी डिसॉल्व नहीं होती है, और तीसरा जो इसकी एलिजिबिलिटी है, एलिजिबिलिटी ये है वही सेम एलिजिबिलिटी है जो लोकसभा पे अप्लाई होती है। इसमें एज की बात करते हैं तो एज डिफरेंस हो जाती है, उसमें मैंने 25 बताया, इसमें 30 होगा। उसमें मैंने टेन्योर 5 ईयर बताया हर एक मेंबर का, अपर हाउस के मेंबर का, इसमें 6 ईयर होता है। और नेक्स्ट आते हैं चेयरमैन पे। चेयरमैन जिसको हिंदी में सभापति कहते हैं, इसके बारे में आप समझ लीजिएगा, सभापति वाइस प्रेसिडेंट ही होता है। आप इसको ये जानिएगा, जो ये सभापति वर्ड है, जब राज्यसभा अटेंड करता है, राज्यसभा की मीटिंग अटेंड करता है, तो वो चेयरमैन के नाम से जाना जाता है, चेयरपर्सन होता है राज्यसभा का। बट वैसे दूसरे साइड वो एक तरह से आप कह सकते हैं उसके दो काम होते हैं, इसको अटेंड भी करना और प्रेसिडेंट की गैर मौजूदगी में और प्रेसिडेंट का काम करना, वाइस प्रेसिडेंट का काम होता है। तो फर्स्ट जो थे वो सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे, आपको पता होगा, सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे, आप लिख लीजिएगा। और प्रेजेंट में ये वेंकैया नायडू हैं, वेंकैया नायडू है, इसको आप अच्छे से नोट कर लीजिएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन बार बार आता है और हो सकता है आपको ऑप्शन में दे दे चेयरपर्सन कौन है, आपको लगे कि वेंकैया नायडू तो वाइस प्रेसिडेंट है, बट आप कंफ्यूज मत होइएगा। और इसका राइट आंसर वेंकैया नायडू हो गया, और आपको मैं वो बता दिया कि सर्वपल्ली राधाकृष्णन हो गया। नेक्स्ट आते हैं डिप्यूटी चेयरमैन, जिसको उपसभापति कहते हैं। इनका काम क्या होता है? इनकी गैर मौजूदगी में ये राज्यसभा की बैठक की अध्यक्षता करते हैं। और इसमें भी फर्स्ट सेकंड करते हैं। तो जो फर्स्ट डिप्यूटी चेयरमैन थे वो कृष्ण मोहन राव थे, आप इसको याद कर लीजिएगा। और जो प्रेजेंट में है वो हरिवंश नारायण सिंह है, आप इनका नाम नोट कर लीजिएगा। अब इसमें थोड़ा सा अगर आप चाहें तो ऐड ये कर लेंगे कि ये जेडीयू पार्टी के हैं, हरिवंश नारायण सिंह। फिर हम आते हैं लीडर ऑफ हाउस का। जैसे कि सेम वही कंसेप्ट है जो लोकसभा में था, वहां भी लीडर ऑफ हाउस जो कि प्रधानमंत्री होता है, जैसे कि हमारे आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं। ऐसे ही लीडर ऑफ हाउस में यहाँ पे थावर चंद गहलोत हैं, आप उनका नाम याद करिएगा। जीएसटी पेश करने का काम राज्यसभा में उन्होंने ही किया था, तो उनका नाम है थावर चंद्र गहलोत। ये अभी प्रेजेंट में है। और इसमें हम बात करेंगे लीडर ऑफ ऑपोजिशन की। इसमें भी सेम कंसेप्ट होता है कि पूरी सीट का अगर आपका 10% है तभी आप ऑपोजिशन को आपको दर्जा मिलता है। तो ऑपोजिशन जो लीडर ऑफ ऑपोजिशन है वो है गुलाम नबी आजाद, गुलाम नबी आजाद। तो ये आप नोट कर लीजिएगा, लगभग इससे कई बार क्वेश्चन आते हैं। इसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट, जो इसमें ओवरऑल 245 सीट है। 245 सीट में 12 जो सीट होती है उसको नॉमिनेट करता है राष्ट्रपति। आपको मैं बताया भी था पहले वाले वीडियो में भी, 245 में 12 सीटों को नॉमिनेट करता है राष्ट्रपति। और राष्ट्रपति होता क्या है इसमें कि मेनली 4 फील्ड से वो नॉमिनेट करता है। उसमें फील्ड कौन कौन सी है वो मैंने लिखा है, LASS मीन्स देखिएगा आप, ये लिटरेचर है, ये आर्ट है, आर्ट फील्ड से होगा या लिटरेचर फील्ड से होगा या साइंस फील्ड से होगा या सोशल साइंस फील्ड से होगा। जैसे कि आप देखे होंगे कई बार नॉमिनेशन में, जैसे कि एक्ट्रेस रेखा है, उनको भी वो किया गया है, इलेक्टेड किया है, नॉमिनेटेड किया गया है। ऊपर से इसी में आते हैं सचिन तेंदुलकर को भी किया गया था। वो इसलिए किया गया था, उनको आर्ट फील्ड में मान लिया जाता है, क्योंकि आर्ट जो खेल है वो भी एक आर्ट है, इसलिए लिया गया है। अभी आप जो रंजन गोगोई का देखेंगे मैटर, ये करंट अफेयर का क्वेश्चन है कि रंजन गोगोई जो है उनको भी इलेक्ट किया गया था
नॉमिनेट किया गया था राष्ट्रपति द्वारा। तो वो भी, उनको भी इसी फील्ड में, सोशल साइंस के फील्ड में आप ले लीजिए उनको। तो इसमें राष्ट्रपति को पावर होती है 12 लोगों को नॉमिनेट करने की, और इनका भी टेन्योर सेम 6 ईयर का ही होता है। तो आप इसको फटाफट नोट कर लें। ये बातें सीट पे हो जाती हैं, कितनी सीटें कहाँ पे हैं, और पहले बस मेनली मैंने उन सीटों का लिखा है जो सबसे ज्यादा और सबसे कम है, स्टेट और यूनियन टेरिटरीज को डिवाइड करके। अब आगे हम देखते हैं आगे कि जो स्टेट है, स्टेट में सबसे मैक्सिमम लोकसभा की सीटों वाला स्टेट में यूपी आता है, फिर आप देखेंगे महाराष्ट्र आएगा, थर्ड पे बिहार आता है, और मेनली यही पूछने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। और सबसे कम में मिजोरम भी आएगा, नागालैंड भी आएगा, सिक्किम भी आएगा। तो उसमें अगर बाय द वे ऐसा कोई क्वेश्चन आता है कि सबसे कम सीटें कहाँ पे हैं, तो इनमें से कोई एक ऑप्शन में जरूर दिया रहेगा, आप उसको टिक करिएगा, वो राइट आंसर होगा। फिर हम देख लेते हैं लोकसभा में यूनियन टेरिटरीज में सबसे ज्यादा सीटें कहाँ हैं। तो ये दिल्ली है, 7 सीटें हैं। फिर उसके बाद जम्मू है। आपको पता होना चाहिए कि जम्मू जो है 5 अगस्त 2019 को प्रस्तावित कर दिया गया था कि इसको राज्य से यूनियन टेरिटरी बनाया जा रहा है, मतलब एक स्टेट पहले था ये, अब ये यूनियन टेरिटरी बनाया गया। तो ये अब यहाँ पे सीटें जो है पहले 6 थी, आप ये भी ध्यान रखिएगा, पहले 6 थी। आपको हो सकता है कोई पुरानी बुक देखेंगे तो उसमें पुराना डेटा जो होगा उसमें 6 सीटों का होगा। तो अब इसमें 5 है, क्योंकि अब एक लद्दाख को दे दी गई है। अब इसमें ध्यान रखिएगा। और बाकी जो है, जैसे लद्दाख पे देख लीजिए 1 सीट है, और बाकी इसके अलावा और जितनी अदर यूनियन टेरिटरीज हैं उसमें 1-1 सीट है। ये बात होती है लोकसभा की। ये जितने भी मेंबर्स हैं, अब मैं पहले बता देता हूं एक बार कि जो मेंबर्स ये डायरेक्टली इलेक्टेड होते हैं, हम जाके खुद वोट करते हैं। जैसे इनको अगर यहाँ से 5 सीटें हैं तो यहाँ जम्मू के लोग जो हैं वो उनको वोट करेंगे और आएंगे। यूपी की 80 सीटें हैं तो हम 80 सांसदों को भेजेंगे। तो ये हो जाती है लोकसभा की बात। अब आते हैं हम राज्यसभा पे, अपर हाउस पे। अपर हाउस में जो मैक्सिमम सीट है वो यूपी की है, 31 है। सेकेंड नंबर पे जो आता है महाराष्ट्र आता है, ये 19 है। और जो बिहार है उसकी 16 है। और सबसे कम जो है वो इन्हीं तीनों की है, जिन तीनों की सबसे कम लोकसभा सीट है उन्हीं की राज्यसभा भी। उसमें गोवा को ऐड कर लीजिए, गोवा की भी 1 ही सीट है राज्यसभा में। फिर यूनियन टेरिटरीज की बात करते हैं तो सबसे ज्यादा राज्यसभा की सीटें यूनियन टेरिटरीज में आ जाती हैं आपकी जम्मू में, क्योंकि ये अभी हाल ही में ये बना है, तो इसको जम्मू में 4 है, और दिल्ली की 3 है। और बाकी जितने भी अलग बाकी सब जो शेष यूनिवर्सिटीज शेष यूनियन टेरिटरीज बचती हैं उसमें 1-1 सीट है। तो आप, और जो इनका इलेक्शन होता है वो डायरेक्टली नहीं होता है। हम आप राज्यसभा के मेंबर को नहीं चुनते हैं, उसको एमएलए चुनते हैं, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, जिनको विधायक कहते हैं। राज्य के विधायक ही राज्यसभा के सदस्यों को चुनते हैं। ये थोड़ा सा आप समझना पड़ेगा आपको, इनको हम डायरेक्टली इलेक्टेड नहीं करते हैं। तो इसी के साथ ये टॉपिक जो है ओवरऑल मैंने कंप्लीट किया है। बाकी आपको मैं और आगे सेशन अच्छे बताऊंगा। जो आगे की जो नेक्स्ट क्लासेस होगी हमारी, वो मेनली होंगी प्रैक्टिस सेट पे, क्योंकि मेरी 4 क्लासेस हो गई हैं। तो मैं कोशिश कर रहा हूं कि आप लोगों के बीच में ऐसे क्वेश्चन पुट करूं और जो आपके एग्जाम में आने वाले हों और काफी रेलिवेंट क्वेश्चन होंगे। तो कीप वॉचिंग BHU पाठशाला, एंड प्लीज शेयर एंड सब्सक्राइब दिस वीडियो। थैंक यू वेरी मच।